नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का है और 2025 बोर्ड एग्जाम देना चाहता है। इस वीडियो में खास करके हम सब्जेक्ट विज्ञान के विषय पर बात करेंगे जो 4 मार्च को यूपी बोर्ड में पेपर होना है। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद अपनी वेबसाइट में ऑफिशियल मॉडल पेपर है जिसने खुद यूपी बोर्ड वालों ने पूछा। ऐसा ही पैटर्न आएगा यूपी बोर्ड के पेपर में, सेम ऐसा ही प्रश्न आने वाले हैं मेरे भाई। ठीक, खास करके ये पेपर जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक 70 का होता है। इस वीडियो में हम खास करके वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम 20 एमसीक्यू सॉल्व करा चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ, विथ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके हमने बता रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखें जाकर, क्योंकि आपके बहुविकल्पी उसी वीडियो पर कराए जा चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, उस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मेरे भाई। सब्जेक्ट विज्ञान विषय पर बात करेंगे हम आज। खास करके हम वर्णनात्मक प्रश्न की बात करेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में आपको हम पहले बताएं, वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न होता है। उपखंड नंबर फर्स्ट आपके जो भौतिक विज्ञान के होते हैं, भौतिक विज्ञान आपके क्या होते हैं, जो भौतिक विज्ञान होते हैं, भौतिक विज्ञान के 3 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, 3 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और मेरे भाई एक द्विगुत्तरीय प्रश्न होता है आपके पेपर में। यूपी बोर्ड वालों को जो मॉडल पेपर जिन्होंने जारी किया, इसके बाद अथवा में भी एक लघुत्तरीय लगा होता है। ठीक मेरे भाई, इस तरह का आपका पेपर रहेगा। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स के साथ लेकर आए, हमें इस वीडियो पर ध्यान देना। सबसे पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न कितने नंबर का, 2 नंबर। देखो 2 प्रश्न पूछा है, इसका मतलब 2 नंबर का पहला प्रश्न होगा, दूसरा भी 2 नंबर का होगा, तब जाके आपके 4 अंक आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या हमारे, फिर से एक बार बोलते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका जो नोट्स देखो, आपको जो कॉपी में लिखने का तरीका, आपको कॉपी में कैसे लिखना है, बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे लिखना है, आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले देखो हम क्या लिखा है इसमें, खंडबा, फिर वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड नंबर फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक, सबसे पहले हमसे क्या पूछा था, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। मैं एक बार आपको समझा दूं, आंख का वह दोष जिसमें सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें या स्पष्ट रूप से देखने में जिनमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। आंख का वह दोष जिसमें सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, क्या लिखा है, नहीं दिखाई देती हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है, दूर दृष्टि दोष, नंबर दूसरा निकट दृष्टि दोष, नंबर तीसरा जरा दृष्टि दोष, नंबर चौथा अबिंदुकता, नंबर 5वां वर्णधता। ये 5 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। सिर्फ हमसे प्रश्न यही पूछा था ना कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, कमेंट जरूर करना मेरे भाई। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, इंद्रधनुष। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। ये हमारा प्रश्न है। मैं फिर से बताऊंगा आपको, हम इसके नोट्स लेके आए, देखिए एक बार इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, हाँ देखिए, आपको इसको प्रश्न में उस तरीके से समझाते एक्सप्लेन कर दूं, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। सबसे पहले मैं कह रहा हूं, ध्यान देना। देखो हमें जो होता है वर्षा, जहां जब वर्षा होती है, वर्षा होने के पश्चात, जब वर्षा होने के बाद, ये वर्षा जब होती रहती है, बारिश शुरू रहती है, तो हमारे क्या, जब सूर्य निकलता है, सूर्य से प्रकाश की किरणें जो निकलती हैं उस वर्षा की बूंदों पर टकराती हैं, जो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। उसमें जब सूर्य के प्रकाश की किरण वर्षा की बूंदों पर टकराएंगी, तो टकराने के बाद सूर्य का जो रंग होते हैं, 7 रंग सूर्य के प्रकाश में, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं क्या है। ठीक, जब जब वर्षा होने के बाद जब धूप निकलती है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में, देखो मैंने आपको क्या कहा था, सूर्य के प्रकाश की किरणें निकलेंगी और उस वर्षा की बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करेगा, उसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो सूर्य की विपरीत दिशा में एक कई रंगों का एक वृत्तीय चाप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक वृत्तीय चाप, वृत्त के आकार का है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो एक वृत्तीय चाप दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह प्रक्रिया
यह प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। हाँ, जब मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आपको, जब जब सूर्य की नहीं, जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य की प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो वर्षा की बूंदों पर जो प्रकाश जो होता है उस वर्षा की बूंद पर टकराता है, जो टकराने के बाद जो होता है, तो सूर्य की प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। और ये जो प्रक्रिया 7 रंगों में विभक्त होने के बाद जो होता है, सूर्य जिस दिशा में रहता है उसकी विपरीत दिशा में 7 रंगों का एक वृत्तीय चाप दिखाई देता है, जिससे हमें वो इंद्रधनुष कहते हैं। ये पूरी कहानी स्टेटमेंट लिखा है मेरे भाई, एक बार फिर से आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। आपको बहुत बहुत ही कंटेंट बहुत ही सरल से सरल भाषा में लिखा गया है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, आपको इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के लिए देखो, पहले हमने क्या लिखा, प्रश्न देखो हमने क्या लिखा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, उत्तल लेंस। सबसे पहले हेडिंग क्या डाली, उत्तल लेंस, ये उत्तर है, ठीक। वह लेंस जो किनारों में वह लेंस जो किनारों में पतला हो तथा बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखो अच्छा से डायग्राम बना रखा है हमने मेरे भाई, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसका प्रश्न का आंसर हो गया आपको, अगर आप ऐसा लिख के आता देखो आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे। आपको अगर आप ऐसा डायग्राम बना के आते हैं बहुत अच्छे से, तो अगर आपको तभी तो आपको 2 में 2 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक मेरे भाई। अब हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, हमारे पास जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, ये आपका जो प्रश्न है कितने नंबर का पूछ रहा है, आपको 2 नंबर का। तो 2 नंबर का जो आपको उपयोग लिखना है, कम से कम 2 तो लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक मेरे भाई, आपको 2 तो लिखने ही पड़ेंगे। अब इसका आंसर देखिए आप, ठीक मेरे भाई। अवतल देखो, सबसे पहले क्या होगा, अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग क्या है, नंबर फर्स्ट, डॉक्टर जो होते हैं कान, नाक, गला इत्यादि को जांच करने, इत्यादि को चेक करने में इत्यादि को चेक करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और मेरे दूसरा क्या भैया, लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लैंप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आप अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखेंगे, ठीक। अगला हमारे पास इसी प्रकार हमसे क्या, अवतल दर्पण के बारे में पूछा था, अवतल दर्पण के हो गए 2 उपयोग। इसके बारे में अब क्या, उत्तल दर्पण के बारे में, तो हमने हेडिंग क्या डाला, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग यहाँ क्या, नंबर फर्स्ट क्या है, वाहनों, हाँ, वाहनों में ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है, जो दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जो जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के जो साइड में जो गेट के बगल से शीशा जो लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है मेरे भाई, ठीक। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान देखना, जो बगल में जो गाड़ियां जो होती हैं, उनकी जो हेडलाइटें होती हैं, जो जिससे प्रकाश निकलता है, वो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। इसमें कंफ्यूजन ना होना, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूं, वाहनों में जो बगल का शीशा होता है, जो गेट के बगल से दर्पण लगे होते हैं, वो उत्तल दर्पण के होते हैं। जो वाहनों में जो हेडलाइट होती हैं, जो जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं रात में चलने में, वो अवतल दर्पण के होते हैं। किसके होते हैं, अवतल दर्पण के, ध्यान देना। दूसरा बी नंबर हमारा क्या है, दाढ़ी बनाने में उपयोग किए जाने वाले दर्पण को उत्तल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में, हाँ, दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण, जब कोई हम दाढ़ी बनाते हैं, जब शीशा कोई देखते हैं, कोई दर्पण देखते हैं अपने घरों में, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। इस प्रकार आप अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। अगर आप ऐसा लिख के आते हैं तब आपको नंबर 2 में 2 मिलेंगे मेरे भाई, ठीक। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे प्रश्नों की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, अगला हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा। देखो प्रश्न नंबर तीसरे में कितने नंबर का, प्रश्न नंबर तीसरा जो है 4 नंबर का, जिसमें 2 नंबर का पहला प्रश्न होगा, 2 नंबर का दूसरा प्रश्न होगा। अब प्रश्न नंबर जो तीसरा है, देखो इसमें न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल सवाल, मतलब सवाल आए हैं, आपको सवाल करना है। सवाल किस तरीके से करना है तो आपको फुल में फुल नंबर मिले, मैं आपको अभी इसी वीडियो पर बता रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक। सबसे पहला सवाल क्या, क्वेश्चन प्रश्न नंबर तीसरा का पहला क्या, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड मेरे भाई।
ध्यान कंफ्यूजन मत रखना, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें ये प्रश्न है पहला। ठीक, एक बार फिर से मैं पढ़े दे रहा हूं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक मेरे भाई, आप देखिए मेरे भाई, अब नोट्स लाया हूं मैं, देखो। हाँ, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या के बाद आपको जो दिया है, हमारे पास क्या दिए थे, देखो, किसी 4 ओम, ठीक, किसी 4 ओम प्रतिरोध, तो 4 ओम प्रतिरोध आर बराबर, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं 4 ओम। सबसे पहले दिया है, लिखा मैंने, फिर इसके बाद प्रतिरोध लिखा, आर बराबर 4 ओम। ठीक, क्या कराया? प्रति सेकंड, तो समय क्या कहा? 1 सेकंड। एस का मतलब क्या? 1 सेकंड। जो दिया सबसे पहले उसको वैल्यू नोट कर लो, बाद में सूत्र लगाएंगे। ठीक मेरे भाई, इसके बाद 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा को एस से प्रदर्शित करते हैं, हीट, हीट से प्रदर्शित करते हैं, एच बराबर क्या आया? 100 जूल आया। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना था? प्रतिरोधक के सिर पर विभवांतर ज्ञात करना था, वी ज्ञात करना था। अब मेरे भाई ठीक, जो दिया सवाल में सबसे पहले ऐसे लिख लेना है, तभी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे मेरे भाई, ध्यान देना। अब हमने ऊष्मा का सूत्र लगाया, एच बराबर होता है वी का स्क्वायर अपान आर, इंटू इंटू मतलब गुणे टी, ध्यान देना। अभी हाँ, ये डब्ल्यू क्या भाई? डब्ल्यू एच, जो एच का फार्मूला होता है, एच का मतलब जो ऊष्मा का फार्मूला होता है, वही कार का फार्मूला होता है। डब्ल्यू का मतलब वर्क, वर्क का मतलब कार, जो कार का फार्मूला होता है वही उष्मा का फार्मूला होता है, इसलिए हमने डब्ल्यू लिख कर रखा है इसमें। ठीक, तो एच बराबर सूत्र क्या हुआ? वी का स्क्वायर अपान आर गुणे टी। तो भैया एच का मान मतलब उष्मा कितने दिए थे? 100 जूल, ये लिखा 100 जूल। वी का स्क्वायर, हाँ वी का स्क्वायर मतलब विभवांतर तो ज्ञात करना था, हाँ ठीक, ज्ञात करना था। प्रतिरोध क्या है? 4 ओम, ठीक, 4 ओम गुणे टी का मतलब 1 सेकंड। ठीक, इसका मल्टीप्लाई हमने कैंची गुणा कर दिया, तो आया यहाँ वी का स्क्वायर, एक का गुणा होगा वी का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जब 100 का 4 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो 400 हो जाएगा, बराबर वी का स्क्वायर हो जाएगा। वी का स्क्वायर बराबर वी का स्क्वायर इस साइड भेज देंगे, स्क्वायर इस साइड भेज देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो हमारा आ जाएगा वी बराबर 400, अंडर रूट के अंदर 400। जब अंडर रूट के बाहर आएगा, जब वर्ग के बाहर आएगा तो आएगा तुम्हारा 20 वोल्ट। इसके बाद हमने क्या लिखा है? ये तुम्हारा आंसर निकला, ये तुम्हारा क्या निकला है? आंसर निकला है। अतः प्रतिरोधक के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर होगा। एक बार मैं फिर से दिखाई देना, फिर से देखो, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। काफी बच्चों का सवाल है, ये गलत हो जाता है, कई बार सवाल आ चुका है 2024 में, कई बार कम से कम 2 सेट में सवाल आ चुका है। आपको भी यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में दिया है, तो उसने कह रखा कि हम ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 20 ओम प्रतिरोध, क्या है दूसरा प्रश्न? 20 ओम प्रतिरोध, 20 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलित कीजिए। हमें 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका परिकलन करना है। ठीक मेरे भाई, अब हम दूसरा सवाल बात करते हैं। अब ठीक, इसी प्रकार अब आज से ये नोट्स देखिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, शॉर्ट स्क्रीन लेते जाइए। बहुत ही सरल, आपको कैसे लिखना है ये तक बता देना, तभी आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा में क्या सबसे पहले दिया है? क्या क्या दिए था? एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं हम, क्या क्या दिया था, एक बार सवाल देख लेते हैं। हाँ ठीक, क्या क्या दिए? 20 ओम दिए है, 20 ओम दिए है, तो प्रतिरोध क्या दिए? 20 ओम दिए है। ठीक, और कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर धारा, एम्पीयर किसका मात्रक होता है? धारा का, तो ये धारा कितने दिए? 5 एम्पीयर दिए है। इसके बाद 30 सेकंड समय दिए, 30 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना? ऊष्मा ज्ञात करना, एच ज्ञात करना। ठीक, अब हम ऊष्मा सूत्र क्या लगाएंगे? ऊष्मा सूत्र होता है आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एच बराबर आई का मान कितना था? 5 एम्पीयर था, और इसके बाद आर का मान क्या था? 20 था, और टी का मान क्या था? टी का मान था 30 सेकंड। ठीक, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 गुणे 30 क्या होता है? 20 गुणे 30 करोगे तुम 600 हो जाएगा, तो 600 का गुणा जब तुम 25 में करोगे तो 1500 जूल आएगा। अतः वह विद्युत स्त्री 30 सेकंड में 15,000 जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगी। इस प्रकार आपको पूरा सवाल लगाना है मेरे भाई। अगर आप इस तरह का पूरा सवाल लगाते हैं तभी आपको फुल पूरे इसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक मेरे भाई, अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न। अब हमने आपको 3 प्रश्न बता चुके, लघुत्तरी प्रश्न का खत्म हुए। अब आपको हम तीसरा जो चौथा प्रश्न जो है वो दीर्घ प्रश्न है। दीर्घ जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न 2-2 नंबर के 3 प्रश्न है, फिर इस बीच में अथवा लगा है, फिर ये 3, फिर 2 प्रश्न है, ये एक 2 नंबर का है, एक 4 नंबर का। आप दो इनमें से आपको एक करना होता है, चाहे ऊपर वाला कीजिए, चाहे ऊपर वाला चौथा नंबर प्रश्न चाहे ऊपर वाला कीजिए, चाहे ये नीचे वाला कर लीजिए। इनमें से आपको 2 में से चाहे जौन सा कर लीजिए जो सरल लगे आपको तभी 6 में 6 नंबर मिलेंगे। ठीक,
अब हम बात करते हैं प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? ठीक, इसका जो प्रश्न का आंसर है अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या क्या, प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का फर्स्ट, ये देखिए आ गया आंसर। आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का फर्स्ट, ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। बस मात्र इतना लिखना, बताओ 2 नंबर मिल जाना मेरे भाई। कितनी छोटी सी भाषा में कितनी सरल भाषा लिखी है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आई रिपीट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ठीक मेरे भाई, ये प्रश्न है, इस प्रकार लिख दिया जाएगा, तब आपको पूरे से पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, अगला जो हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो अगला है दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न हमारे पास है चुंबकीय, अगला जो हमारे पास प्रश्न है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित होते हैं। अब आपको हम आंसर दिखा रहे हैं। ठीक मेरे भाई, अब आपको हम आंसर दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का दूसरा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तरह गुण लिखना, हमने कम से कम 5 से 6 गुण, आपको 2 नंबर का कम से कम 4 गुण लिखने चाहिए आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक, अगला हमारे पास अगला जो हमारे पास है मेरे भाई, तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, तीसरा गुण है। चौथा गुण क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में एक बिंदु लेने पर वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार आपको 4 से 5 गुण लिखने थे, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे इसके भी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो तभी आपको यूपी बोर्ड वाले जो टीचर होते हैं, आपको तभी 2 में 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे मेरे भाई। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक, हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर विद्युत बल कब कब अधिकतम होता है? ठीक भैया, इसका प्रश्न का आंसर देखिए आप। हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का तीसरा, देखो हम द्विघाती प्रश्नों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, देखो उसमें कहा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा, एक चालक तार रख दिया, उसमें आई धारा प्रवाहित कर दी, इस चालक की लंबाई एल है। चुंबकीय क्षेत्र और जो चालक तार है ये लंबोत्तर का, इस पर थीटा कोण मान लिया। ठीक, सबसे पहले हमें अधिकतम बल कब होता है ये ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला पहले ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या लिखे, पॉइंट हमारे पास, चालक पर लगने वाले बल धारा के समानुपाती होता है, F समानुपाती I। इस तरह अगर आप लिखते हैं मेरे भाई, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे मेरे भाई। मैं फिर से कह दे रहा हूं, इसी तरह लिखना, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है, चालक पर लगने वाला बल कोण के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर तीसरा है। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2, समीकरण 3 से, तीनों समीकरण एक दूसरे के बराबर हुए। हाँ, अब समीकरण 1, 2, 3 से जो समान होता है उसको एक बार लेना है यहाँ पर, और आई एल साइन थीटा, ये क्या है, आई एल साइन थीटा। अब जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक वैल्यू आती है, एफ बराबर क्या आएगा, एफ बराबर आएगा बी आई एल साइन थीटा। एफ बराबर क्या है, हमारे पास फार्मूला निकल के आया, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये हमारे पास सूत्र निकल के आया। हमसे क्या पूछा था, हमसे जो पूछा था किस स्थिति पर बल का मान अधिकतम होता है। सबसे पहले हम ये जान ले भाई, एफ का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ क्या है, बी एक नियतांक है। अब बी एक नियतांक है, इसे क्या कहते हैं, बी को एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बी क्या एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, एफ क्या चालक पर लगने वाला बल है, आई क्या चालक पर प्रवाहित धारा है, एल क्या चालक पर लंबाई है, साइन थीटा क्या चालक तथा क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। ठीक मेरे भाई, हमारे पास क्या है, बल का मान अधिकतम कब होता है। एक स्थिति होती है जब थीटा का मान
जब थीटा का मान 90 अंश होता है तब बल का मान अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक, हम थीटा के बराबर क्या रखते हैं, थीटा की जगह क्या रखना है 90। एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, हमें थीटा की जगह क्या रखना है 90 रखना है। ठीक, एफ बराबर बी बी आई एल साइन थीटा, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान हमारे पास जो होगा 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान हमारे पास क्या होता है, साइन 90 का मान हमारे पास 1 होता है। ठीक मेरे भाई, 1 होता है। तो हमारे एफ बराबर सूत्र क्या प्राप्त हो, एफ बराबर हमारे पास जो सूत्र प्राप्त होगा बी आई एल, क्या होगा बी आई एल, ये है अधिकतम, अधिकतम बल हमारे पास ये प्राप्त होगा, क्या होगा बी एफ बराबर बी आई एल, तब हमारे पास अधिकतम बल प्राप्त होगा। मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो इसका अथवा बात करेंगे, अथवा के बाद, अथवा के बाद जो प्रश्न होता है वो भी 6 नंबर का होता है। ये भी 6 नंबर का, सबसे पहला प्रश्न 2 नंबर का आएगा, फिर उसके बाद आपका 4 दूसरा जो प्रश्न है 4 नंबर का। ठीक मेरे भाई, सबसे पहला प्रश्न क्या है, विद्युत फ्यूज तार विद्युत संधित्वों का बचाव किस प्रकार करता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे विद्युत संधित्वों का मतलब होता है उपकरण, मतलब जो विद्युत उपकरणों में फ्यूज तार किस प्रकार से बचाव करता है, हमें ये लिखना। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले हम ये जानेंगे फ्यूज तार किसे कहते हैं। फ्यूज तार क्या, फ्यूज तार एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत उपकरणों में, घरेलू जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें लगे होते हैं, जिससे ये विद्युत की बचाव, जिससे खराब होने से बचाता है, उसे फ्यूज तार कहते हैं। अब हमें क्या करना है, विद्युत उपकरण जो में, विद्युत उपकरण में फ्यूज तार किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार बचाता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक मेरे भाई, इसके लिए हम एक नोट्स लेके आए अपनी। हाँ, इसमें क्या लिखा, विद्युत खतरों से बचाव एवं सावधानियां, विद्युत खतरों से बचाव एवं सावधानियां निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, परिपथ में जुड़े सभी अवयवों को सभी अवयव टर्मिनलों से संयोजित करके अच्छी तरह से समायोजित होना चाहिए। मतलब परिपथ से, विद्युत जो परिपथ होते हैं उनमें सभी प्रकार के जो टर्मिनल होते हैं, सभी प्रकार के जो उपकरण होते हैं अच्छी तरह से जुड़े होने चाहिए। संयोजित का मतलब होता है जुड़े होना, अच्छी तरह से जुड़े होना चाहिए। ठीक, हमारे दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो अच्छी प्रकार से विद्युत रोधी टेप को लगाना चाहिए। यदि आप दो तारों को, यदि विद्युत उपकरणों से दो तारों को से जोड़ते हैं तो उसमें अच्छी प्रकार से विद्युत रोधी टेप लगा देते हैं, जिससे हमारा उपकरण खराब नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है, परिपथ में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न होने पर, परिपथ में किसी भी प्रकार का यदि खराबी आ जाती है, सबसे पहले परिपथ का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, जिससे हमारा विद्युत उपकरण खराब नहीं होगा। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसका प्रश्न का आंसर होगा, यहीं तक करना था आपको। ठीक है मेरे भाई, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो 4 नंबर का था। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, धारावाही परिनलिका का उपयोग के द्वारा किन अवस्थाओं में, धारावाही जो परिनलिका होती है का उपयोग करके किन अवस्थाओं में स्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हमें ये देखो, इस प्रश्न को समझना है, बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, धारावाही परिनलिका का उपयोग करके किन अवस्थाओं पर जो होता है, किन अवस्थाओं पर स्थायी चुंबक प्राप्त करना है। तो धारावाही जो परिनलिका होती है किन स्थिति पर आपको एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। सबसे पहले हम उत्तर की सब बात करते हैं, उत्तर की। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले हमने एक धारावाही परिनलिका बनाई है। ये बेलनाकार पाइप होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। हाँ, जो परिनल ये बेलनाकार पाइप होता है जो कुचालक होता है। ठीक, इसमें हमने क्या, तारों की कई सारे तार लपेट दिए, और तार लपेटने के बाद ये परिनलिका का रूप धारण कर लेता है। एक पाइप होना चाहिए, उसे एक लोहे की छड़ होनी चाहिए, पाइप होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, आपको कई सारे आप तार लपेट दें तो हमारे ऊपर नलके की तरह कार्य करने लगता है। अब हमने इसमें क्या प्रवाहित कर दी, इसमें हमने एक बैटरी जोड़ रखी है। देखो बैटरी जोड़ रखी है, बैटरी से प्लस से धारा निकलती है, फिर धारा प्रवाहित होगी इस पूरे परिपथ में, और ये माइनस चार्ज यहाँ पर कुंजी लगी। कुंजी का मतलब होता है एक तरीके से स्विच, क्या होता है स्विच। जब भी हम धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान सुनना समझना, जब भी हम धारा प्रवाहित करते हैं मेरे भाई, तो इस पूरे परिनलिका में धारा प्रवाहित होने लगती। धारा मतलब यहाँ से चलेगी, प्रवाहित होकर आई यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आएगी आई, फिर यहाँ से आएगी आई, धारा प्रवाहित हो रही, फिर यहाँ से आएगी आई, मतलब धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होने लगती है पूरे परिनलिका में, तो इस परिनलिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलने लगती हैं। कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे से भी जाती हैं, और इस कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस साइड अंदर, मतलब भीतर से भी, मतलब भीतर रहती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं बोली ना। ठीक, अब भैया
यहाँ पर ये भी, जिस पर क्या हो जाता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चुंबकीय गुण का मतलब एक चुंबक की भांति कर काम करने लगता है। कौन सा चुंबक? वही छठ चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। यही कहानी हम इसमें अपनी भाषा में लिखना है। ठीक मेरे भाई, अब हम इसको समझाते हैं आपको कैसे लिखना है। हाँ, सबसे पहले हेडिंग बना रखी है हमने कौन सी? हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का दूसरा है जो धारावाही परिनलिका के द्वारा स्थायी चुंबक किसी किसी कुचालक बेलनाकार पाइप में कई अधिक तारों के द्वारा, हाँ, कई अधिक तारों फेरों की संख्या बनाई गई है, फेरों की संख्या लगाई जाती है, परिनलिका, उसे परिनलिका कहते हैं। परिनलिका में एक तरफ से बैटरी तथा दूसरी तरफ से कुंजी लगाने के बाद जब कुंजी को चालू करते हैं तो धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगती है, जिससे परिनलिका एक दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। आपको यहाँ तक लिखना है, जिससे एक दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, जिससे एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर कार्य करने लगता है तथा दूसरा ध्रुव जो होता है दक्षिणी ध्रुव की ओर कार्य करने लगता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का है, जो यूपी बोर्ड वालों ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसका आंसर आप इसी प्रकार लिखेंगे मेरे भाई, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना। जय हिंद।